Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 25 सितंबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के कंप्लीट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है झेलम नदी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो आधार कार्ड है इसका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, यानी नागरिकता के तौर पर और आवास के तौर पर एज अ प्रूफ आधार कार्ड का यूज़ किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आधार कार्ड अगर एक बार इशू करवा दिया जाए, एक बार किसी को आधार कार्ड दे दिया जाए, तो उसका जो आधार नंबर होता है ना, उसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता उस इशूइंग अथॉरिटी के थ्रू, यानी जो कि आधार कार्ड देने का काम करती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही हैं, D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोल दूं कि पेन और पेपर लेकर बैठना, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा होगा उसको लिखते हुए चलना। करना क्या है, पूरा लेक्चर जो भी चलेगा 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट का, उस पूरे लेक्चर का निचोड़ आपने केवल और केवल एक ही पेपर पे निकालना है, दूसरा पेपर नहीं लेना है। केवल एक ही A4 शीट पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो साथ ही साथ में। फिर उसके बाद में आप कोशिश करना जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना उसको रिवाइज करने की। आप देखोगे कि हाँ यार क्या मज़ा आया है, एक ही पेज में मैंने आज के जितने भी करंट अफेयर्स उनको रिवाइज कर लिया है। बाकी एक बात और बता दूं, काफ़ी सारे लोग लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि सर वो जो मॉर्निंग वाला वीडियो आता था क्या आपने बंद कर दिया। नहीं, वो वीडियो आ रहा है हमारे दूसरे वाले चैनल पर, जिसको हमने एज अ बैकअप चैनल क्रिएट किया हुआ है। उस चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन प्लस। प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। जितने लोग मुझसे यहाँ पे जुड़े हैं वहाँ पर भी आप लोग प्लीज़ जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है पिछले कुछ समय पर ढेर सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारे पास में एक बैकअप चैनल भी होना चाहिए। तो दीपक यादव एजुकेशन प्लस नाम का ये जो चैनल है, इसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक मिल जाएगा। तो आप आराम से उस पर क्लिक करोगे, वो चैनल ओपन हो जाएगा, उस पर आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो। वैसे डेली बेसिस पे जो मॉर्निंग वाला वीडियो है वो उसी चैनल पर अपलोड हो रहा है। नाउ अब पहले देख लेते हैं कि आज के डिस्कशन में हमें क्या क्या कवर कर रहा है। इंडेक्स देखना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं सर इंडेक्स को इंक्लूड किया करो, एक दो लोगों ने मेंशन भी किया इंडेक्स को हटा दो। तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो आज की इंडेक्स को हम आगे वीडियो में रखें या फिर इसको हटा दें। खैर आज है इंडेक्स तो आज हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आज हमारे लेक्चर के डिस्कशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे पहला आर्टिकल आता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन जो है ये सही नहीं है हमारे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल में मेंशन किया गया, ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है हमारा एडिटोरियल नंबर 1। तो यहाँ पे बात की जा रही है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। राइटर ने फोकस किया है कि डिलिमिटेशन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सारी चुनौतियाँ हैं, उसको हम कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। तो वो डिस्कशन होगा। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर जो तीसरा आर्टिकल है हमारा एडिटोरियल नंबर 2 है। यहाँ पे फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी के बारे में बात की जा रही है। समझाऊंगा डिटेल से ये क्या पूरा हादसा था और आज क्या हालात हो चुके हैं। आज जापान से जो रिलेशंस है साउथ कोरिया स्पेशली चाइना के ट्रेडिंग रिलेशंस वो कैसे अफेक्ट हो चुके हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फिर जो थर्ड आर्टिकल है हमारा फोर्थ आर्टिकल जो है ये हमारा एडिटोरियल नंबर 3 है। यहाँ पर इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच में आज के समय पर जो दरारें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर ना कुछ हट कर भी मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से
जो कनाडा है इसने लंबे समय से इतिहास में भी खालिस्तान को कैसे सपोर्ट किया है, वो सारी बातें की जा रही हैं। तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाला है हमारे थर्ड वाले एडिटोरियल में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है मुखूर्ती नेशनल पार्क की। अभी यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस को चलाया गया इस वजह से न्यूज़ में, तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के तौर पर। फिर इन सब के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे पास में, जैसे सबसे पहला ओसिरिस रेक्स और ओसिरिस एपेक मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कह सकते हो आर्टिकल ऑफ द डे। ठीक है, आज का आर्टिकल ऑफ द डे है ये हमारा। फिर नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे सिम्बेक्स 2023 के बारे में। तो ये सारा डिस्कशन आज का हमारा चलने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। तो थंबनेल में इतना कुछ जो मेंशन कर रखा है ना, ये बात की जा रही है नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। तो नासा का यहाँ पर जो ये मिशन है ये कहाँ पे गया है, एस्टेरॉइड पर गया था। एक एस्टेरॉइड यानी एक रॉकी पार्टिकल, क्योंकि आपको पता है अंतरिक्ष में बहुत सारे रॉकी पार्टिकल हैं, बहुत सारी चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इधर उधर तैर रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं में यहाँ पर एक एस्टेरॉइड है बेनू नाम का। ठीक है, इस बेनू एस्टेरॉइड पर नासा ने इस ओसिरिस रेक्स मिशन को भेजा। पता है अब क्या हुआ, वो जो मिशन गया था बेनू पर, वहाँ से कुछ सैंपल जो पत्थर मिट्टी जो भी है उसको कलेक्ट करके वापस पृथ्वी पर लेकर आ चुका है। कितना समय लगा इस पूरे प्रोसेस में, 7 साल लग गए। 7 साल बाद यहाँ पर ये नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन वापस लौटा है। और मैं आपको बताऊंगा, अभी पता है जो ये रेक्स मिशन है इसने केवल सैंपल भेज दिया है, यानी पृथ्वी से ऊपर 1 लाख किलोमीटर की ऊपर से उसने सैंपल छोड़ दिया एक कैप्सूल के माध्यम से, और वो कैप्सूल सैंपल लेकर आ चुका है पृथ्वी पर। और वो पता है मिशन एक दूसरे मिशन पर निकल चुका, वहीं से अपनी दोबारा उड़ान भर ली उसने। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, इसको एक एक करके समझेंगे। ये आप देख पाओगे बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो लगातार पब्लिश हो रहे हैं। ये जो आप ब्लैक कलर का डब्बा देख रहे हो ना, यही कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर में थोड़ा सा जो ये सैंपल है वो रखा हुआ है किसका, बेनू का। बेनू क्या है, एक एस्टेरॉइड है। ठीक है, तो उसका जो भी पत्थर मिट्टी जो भी लेकर आया गया है वो इसी डब्बे के अंदर रखा हुआ है, इसी कैप्सूल के अंदर में रखा हुआ है। समझ गए। अब हम एक एक करके समझेंगे ये पूरा इंपॉर्टेंट मिशन क्या है। तो ओसिरिस रेक्स और ओसिरिस रेक्स मिशन का नाम अब से चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर इसका नाम बदलकर ओसिरिस APEC कर दिया गया है। ये चेंज क्यों किया गया नाम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो डिटेल्स है वो मेंशन कर रखी है, चाहो तो यहाँ से आप सीधा नोट डाउन कर सकते हो। तो यूएस की स्पेस एजेंसी नासा, इनका स्पेसक्राफ्ट क्या किया, एस्टेरॉइड बेनू पर गया और बेनू से लगभग 7 साल बाद कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके लाया। वहाँ की मिट्टी जो भी कंकड़ पत्थर कह सकते हो वो, जैसे ये वाला आप GIF देखो, इसमें ये गया मिशन, इसने बेनू पे थोड़ा सा छुआ, अपने आप को टच किया और टच करने के बाद वापस से ऊपर उड़ान भरी और उड़ान भर के सीधा पृथ्वी पर आई। ये देखो यहाँ से इसने सैंपल कलेक्ट किया और सैंपल कलेक्ट करके वापस से आ गया। तो ये प्रोसेस यहाँ पर हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये सैंपल हम क्यों लेकर आए, हमें 7 साल लग गए लाने में, और ये क्यों लेकर आए। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि जो बेनू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना एस्टेरॉइड है, और इस पे से जो सैंपल लेकर आए हैं उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे जो हमारा सूर्य है या बाकी सारे प्लैनेट्स है, बाकी सारे ग्रह हैं वो बनकर आए हैं, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्योंकि जिस समय पर सोलर सिस्टम बना, ये सारी चीज़ें बनकर आई हैं, उसी समय का ये बेनू भी है। तो इससे काफ़ी कुछ हमको पता चल सकता है, इसी वजह से हम इस मिशन को कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस मिशन का जो नाम रखा गया था वो था ओसिरिस रेक्स। इसको वैसे लॉन्च कब किया गया था, 8 सितंबर 2016 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मिशन की यह है कि दोस्तों आप ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो मिशन था, ये स्पेसक्राफ्ट आया, ये बेनू से सैंपल कलेक्ट करके आया। आने के बाद में ये उतरा नहीं है धरती के ऊपर, इसने बस खाली ऊपर से पृथ्वी से लगभग ऊपर 1 लाख किलोमीटर की दूरी से ही क्या किया, अपना जो ये कैप्सूल है उसको रिलीज़ कर दिया, जिस कैप्सूल में ये इस प्रकार से मिट्टी भर के लेकर आया था। ठीक है, जो कैप्सूल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कैप्सूल में मिट्टी भर के लाया और उसको ऊपर यानी पृथ्वी के 1 लाख किलोमीटर से ऊपर से ही यहाँ पर इसने रिलीज़ कर दिया। अब ये कैप्सूल धीरे धीरे यहाँ पर उतर गया नीचे, और ये जो कैप्सूल है ये कहाँ पे उतरा है, उतार डेजर्ट के अंदर में। जो उतार डेजर्ट है वहाँ पर लगभग शाम 8:23 पर 24 सितंबर को ये उतर गया। ठीक है, ये कैप्सूल से पैराशूट ओपन हुआ, पैराशूट से धीरे धीरे उतर गया वो उस डेजर्ट के अंदर में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चलो कैप्सूल से सैंपल तो आ गया, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट जो जा रहा है ये कहाँ गया। तो दोस्तों ये स्पेसक्राफ्ट वापस अपने सफ़र पर निकल चुका है। बस खाली ये 20 मिनट के लिए आया था, वो भी पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर। उसने बस खाली सैंपल छोड़ा और सैंपल छोड़ने के बाद में अपना इंजन वापस चलाया, और इंजन फायर करने के बाद में ये दूसरे एस्टेरॉइड की तरफ निकल चुका है। इसकी दूसरी जर्नी शुरू हो चुकी है, और जो दूसरा एस्टेरॉइड है उसका नाम है एपोफिस एस्टेरॉइड। अभी जो सैंपल आया है वो बेनू एस्टेरॉइड से आया है, अब ये एपोफिस एस्टेरॉइड की तरफ निकल चुका है। और पता है एपोफिस एस्टेरॉइड पे कब पहुंचेगा ये, 2029 में।
2029 में ये एपोफिस एस्टेरॉइड पर ये मिशन पहुंचने वाला है। और इसी वजह से इसका जो नाम है ओसिरिस रेक्स से बदल कर ओसिरिस एपेक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रेक्स वाला तो पूरा हो गया भाई, बेनू से आ गया सामान लेके, अब यहाँ पर ये सीधा एपेक पे जा चुका है, इस वजह से इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। समझ गए? ये आप देख पाओगे जो हमारे जितने भी नासा के साइंटिस्ट हैं, इस प्रकार से इन्होंने ये जो भी हमारा कैप्सूल है इसको लेकर आए हैं। इस कैप्सूल का यहाँ पर अभी ओपनिंग वगैरह की जाएगी, बाकी सारा काम किया जाएगा। तो बताइए जो कैप्सूल है ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जो हमारा इंडिया का जो इंडिया कह रहा हूँ, जो हमारे पृथ्वी का जो पूरे अर्थ का जो वातावरण है उसमें लगभग 27,000 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर ये एंटर किया था। ये कैप्सूल इतनी तेज़ी से एंटर किया, एंटर करने के बाद में कहाँ पर लैंड किया? उतार डेजर्ट के अंदर में। उतार डेजर्ट में ये सभी साइंटिस्ट पहले से प्रेजेंट थे कि भाई उतरता है तो फटाफट उठा के लेकर आएंगे, और ये उठा कर लेकर आए। और जैसे यहाँ पर ये उतर कर आया डेजर्ट में, जैसे यहाँ पर ये गिरा तो नासा की टीम ने इसको, यानी इस 45 किलोग्राम का ये जो पूरा का पूरा कैप्सूल है 45 केजी का है, तो इस पूरे 45 किलोग्राम के कैप्सूल को टेफ्लॉन की एक शीट ली और उसके अंदर यहाँ पर इसको कवर कर दिया। देन उसके बाद में एक 100 फुट का केबल हेलीकॉप्टर से लटकाया, उसमें टांग दिया इसको, और फिर वो जो हेलीकॉप्टर है वो इसको एक क्लीन रूम में लेकर पहुंच चुका है। ये आप देख पाओगे, ये रूम में यहाँ पर इसको पहुंचा दिया गया। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस वजह से बहुत कम साइंटिस्ट को यहाँ पे आप कह सकते हो परमिशन दी गई इसके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए। तो आप देख पाओगे केवल 5-6 साइंटिस्ट हैं जिनको यहाँ पर इस क्लीन रूम में छोड़ा गया, जो कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। नासा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो ये कैप्सूल है, आप देख पा रहे होंगे साइज़ में कितना बड़ा कैप्सूल है, लेकिन इस पूरे कैप्सूल में पता है सैंपल कितना है? केवल 250 ग्राम। केवल 250 ग्राम सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया गया है बेनू से, और जिसमें से बोला जा रहा है कि जो इस 250 ग्राम सैंपल है इसमें से 75% सैंपल को आगे फ्यूचर रिसर्च के लिए रखा जाएगा बचाकर। और ये कहाँ पे रखा जाएगा? नासा के अंदर में जो नासा का स्पेशली जो जॉनसन स्पेस फ्लाइट सेंटर है ह्यूस्टन के अंदर में, वहाँ पे रखा जाएगा। इसका 75% जो भी यहाँ पर सैंपल है इसको फ्यूचर रिसर्च के लिए रख देंगे, बाकी के ऊपर एनालिसिस चलेगा और 2025 तक इसको पूरी तरह से एनालाइज कर लिया जाएगा। तो ये जो बेनू एस्टेरॉइड है ये देखने में कुछ इस तरीके से लगता है जैसे हमारा लट्टू होता है ना, उस तरीके से आप देख पा रहे होंगे एक लट्टू की शेप में यहाँ पर ये एस्टेरॉइड बना हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये मिशन हमें क्या देगा? तो ये जो बेनू एस्टेरॉइड का सैंपल है ये हमारे साइंटिस्ट की हेल्प करेगा जानने के लिए कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल का जो फॉर्मेशन है, ये सौर मंडल कैसे बना है, उसके बारे में जानकारी हमको मिलेगी। प्लस इससे संबंधित और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हमें ये भी पता चलेगा कि इस तरीके के जो एस्टेरॉइड्स हैं वो अर्थ को आने वाले समय पर किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। समझ गए? बाकी यहाँ पर ये कुछ फ़ोटोज़ आपको दी गई हैं जिसमें पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 8 सितंबर 2016 से यहाँ पर एक रॉकेट के माध्यम से इस मिशन को छोड़ा गया। फिर उसके बाद में ये बेनू पर पहुँचा 2018 में। उसके बाद इसने कुछ साल तक वहाँ पे रिसर्च किए, एनालिसिस की, देन उसके बाद वहाँ से निकल कर आया और अभी फाइनली 24 सितंबर 2023 में इसने यहाँ पर एक कैप्सूल छोड़ दिया है पृथ्वी पर। उस कैप्सूल में 250 ग्राम के आसपास जो सैंपल है बेनू का हमको मिल चुका है। फिर उसके बाद में ये कैप्सूल छोड़ने के बाद में वापस निकल चुका है अपने दूसरे सफ़र पर, और कहाँ पे निकल चुका है? एपोफिस नाम के एस्टेरॉइड पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों थोड़ा सा बेनू के बारे में जान लो, ये आपसे पूछा जा सकता है बेनू एस्टेरॉइड के बारे में। तो जो बेनू एस्टेरॉइड है इसका पूरा नाम है एस्टेरॉइड 101955 बेनू। ठीक है, तो लगभग बोला जाता है कि 1999 में ये जो बेनू एस्टेरॉइड इसको खोजा गया था, और ये एस्टेरॉइड हर 6 साल में पृथ्वी के करीब से गुजरता है, ऐसा भी बोला जा रहा है। साइज़ में कितना बड़ा है? आधा किलोमीटर साइज़ यहाँ पर इस पूरे एस्टेरॉइड का देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में सूर्य से इसकी जो दूरी है लगभग 16.8 करोड़ किलोमीटर्स के आसपास की इसकी दूरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बोला जाता है कि आज के कंपैरिजन में करीब ये भी 4.5 अरब साल पहले बना था, जब पूरा का पूरा हमारा सौरमंडल बना था, तब उसी दौरान यहाँ पर इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। इसी वजह से इसके ऊपर जो भी सैंपल मिलेंगे उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सौरमंडल कैसे बना, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। समझ गए? और यहाँ पर इस एस्टेरॉइड पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है इसका, कभी यहाँ पर 116 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, कभी यहाँ पर -100 डिग्री से भी कम हो जाता है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गई बात बेनू एस्टेरॉइड की। और जो दूसरा एस्टेरॉइड अब जिस पे ये ओसिरिस रेक्स मिशन निकल चुका है वो है एपोफिस। ठीक है, एपोफिस का नाम ध्यान रखना। एपोफिस बेसिकली एक मूंगफली की तरह दिख रहा है। ये जो एस्टेरॉइड है एक पीनट की तरह दिख रहा है ना, मूंगफली की तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो एस्टेरॉइड है इसको 2004 में खोजा गया था। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? बोला ये जा रहा है कि जो ये हमारा ओसिरिस रेक्स मिशन है इसका नाम बदल गया, ओसिरिस एपेक कर दिया गया, क्योंकि अब ये एपोफिस पर जाएगा। तो अभी ये जो मिशन है इसके लिए रवाना हो चुका है। 2029 तक बोला जा रहा है कि इस एस्टेरॉइड पर पहुंचेगा। पहुंचने के बाद में यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट करके लाकर देगा हमको।
ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन भी उसी समय पर यानी 4.5 अरब साल पहले बना था ये, जब हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये एस्टेरॉइड होते क्या हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एस्टेरॉइड इस प्रकार के रॉकी पार्टिकल्स, चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, अंतरिक्ष में तैर रही हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी है, इस वजह से इन्हीं के ऊपर फोकस किया गया है। ऐसे तमाम एस्टेरॉइड्स हैं। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे प्लैनेट से, जो हमारे ग्रह होते हैं ना, जैसे हमारा ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जितने भी ग्रह हैं, इनसे छोटा साइज़ का होता है एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड छोटा होता है प्लैनेट से, इस वजह से इनको माइनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नासा के अकॉर्डिंग बताया ये जा रहा है कि हमारे पास में टोटल 9,94,383 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं। ठीक है, नोन एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा जो एस्टेरॉइड्स हैं इनको 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। पहले एस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में आते हैं। और पता है, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं वहाँ पे लगभग 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन के आसपास एस्टेरॉइड्स हैं। तो मेन बेल्ट कौन सी है? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में आती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक सोलर सिस्टम का पूरा एक फोटो। ये आपको सन नजर आएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 प्लैनेट्स के ऊपर फोकस करो, वो है मार्स और जुपिटर। ये आपको देखने को मिलेगा मार्स, और ये रहा यहाँ पर जुपिटर। तो मार्स का ऑर्बिट ये है, जुपिटर का ऑर्बिट ये है। इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में आप देख पा रहे होंगे एक और लाइन चल रही होगी, छोटे छोटे इसी प्रकार के रॉकी पार्टिकल्स हैं ये। इसी को हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से 2 ग्रह के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। समझ गए? इस वाली बेल्ट में कई मिलियन एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एस्टेरॉइड की पहली कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है ट्रोजन्स। अब ट्रोजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रोजन्स के बारे में नहीं जानते हैं। देखो, ये तो हो गई हमारी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, लेकिन जो जुपिटर होता है, जुपिटर वाले ऑर्बिट को दोस्तों अगर आप देखते हो ना, तो जुपिटर के प्लैनेट के आगे और पीछे दोनों तरफ इसी ऑर्बिट पर भी कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रोजन एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड कहाँ पे होता है? जुपिटर वाले ऑर्बिट पर ही पाए जाते हैं। जो 3rd क्लास होता है एस्टेरॉइड का, वो होता है नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, यानी वो हमारी पृथ्वी के आसपास होते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे पूरे सौर मंडल में एस्टेरॉइड्स फैले हुए हैं। तो यहाँ पर नियर अर्थ जो कि पृथ्वी के आसपास होते हैं, पृथ्वी के आसपास से गुजर रहे होते हैं, और ये काफ़ी खतरनाक भी होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं। समझ गए? खैर, मून बचाता है, लेकिन पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। अब बोला यह जाता है कि लगभग यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं 1400 में से, जो कि पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, पृथ्वी से टकरा सकते हैं, उनका खतरा बहुत ज़्यादा है। तो पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड्स कौन से होते हैं दोस्तों? वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जिसका खतरा स्पेशली यहाँ पे पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने एस्टेरॉइड को लेकर बताया, प्लस ये जो पूरा मिशन है ओसिरिस रेक्स मिशन, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्यों भेजा गया, कैसे काम कर रहा है, इसका नाम क्या, क्यों चेंज किया गया, कैसे चेंज किया गया, और ये दोनों जो एस्टेरॉइड्स हैं वो क्या हैं, सब डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया। यानी प्रीलिम्स मेंस कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाओगे जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहीं पर मेक श्योर करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आपको लेक्चर अगर पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट किया करो। हमारा टारगेट होता है, अब पहले तो हम 5000 का टारगेट रखते थे, अब लेक्चर में बहुत मेहनत लगती है, आप देख भी पा रहे होंगे लेक्चर को। तो आज आप हमारा टारगेट है 8000 का, तो प्लीज़ आप लोग को यहाँ पर 8000 लाइक्स क्रॉस करवाना है। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ में अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। यानी क्लास के जो ये नोट्स हैं, जो ये आपकी क्लास चल रही है, इसके जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। वो जो पीडीएफ होती है दोस्तों, वो प्रिंटेबल फॉर्म की पीडीएफ होती है, यानी उसका प्रिंट आउट अगर आप निकलवाना चाहते हो तो बहुत आराम से निकाला जा सकता है, या फिर उसको ऐसे ही रख के अपने पास में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो तो वैसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे मटेरियल का कलेक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और पीडीएफ मुझे पता है सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं डेली करंट नोट्स के, ये आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, पेड ग्रुप के अंदर में। और इस ग्रुप का दोस्तों जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, दोबारा कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल रहे होंगे। आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के कभी भी पढ़ सकते हो। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करना है और इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप पर जाना है, एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट
आपको डेमो वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और वीडियो को देखने के बाद में चेक कर सकते हो यार ग्रुप मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, और फिर उसके बाद में अपने इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये जैसे ही आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 1 पर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ, आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना है। 2020 में ये नई पॉलिसी लेकर आई है, नई नीति लेकर आई गई है। ठीक है, इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमारे पूरे एजुकेशन के सेक्टर को ये बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है, इस नीति का यहाँ पर एक और मकसद है। इसका यहाँ पर एक मेन फोकस है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यानी मीम नहीं, ध्यान रखना, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ में यहाँ पर बेसिकली अपना एडमिशन ले चुके हैं, अब क्या होता है कि उनके लिए जब वो एक पर्सन ग्रेजुएशन कर रहा होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का उसका ग्रेजुएशन है यार, 3 साल का ग्रेजुएशन चलेगा। अब सपोज़ यहाँ पे उसने 1 साल का ग्रेजुएशन किया, उसके बाद किसी काम की वजह से वो अटक गया, उसने अपना सेकंड ईयर नहीं कर पाया। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि वो सेकंड ईयर को अब अगर नहीं कर पाया तो वैसे नॉर्मली क्या होता था भाई, उसका ग्रेजुएशन नहीं माना जाता था। अब क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो छोड़ देता है तो भी क्या होगा, उसको वहीं पर जो एक डिप्लोमा वगैरह है 1 साल का वो दे दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट। अगर वो 1 साल का अपना ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट देने से पता ये चल जाएगा कि हाँ सर उसने 1 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है। अब आगे अगर उसे दूसरे साल का ग्रेजुएशन करना होगा, उसके दिमाग में आया यार सेकेंड ईयर भी कर लेते हैं, तो वो आराम से क्या होगा, अपना 1 साल तो पूरा है, उसका सर्टिफिकेट भी है, तो उसके आगे से ही कंटिन्यू कर सकता है। वो उसके आगे से ही अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया तो सेकेंड ईयर कर लिया। अब सेकेंड ईयर का एडमिशन, सपोज उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया और अपना जो है पूरा वो सेकेंड ईयर भी निपटा दिया, तो जैसे ही निपटा दिया तो उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद उसको डिप्लोमा मिल जाएगा कि भाई आपने सेकंड ईयर कर लिया है। अब सपोज़ यहाँ पे सेकंड ईयर के बाद वो फिर रेस्ट लेना चाहता है, सोच रहा है मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मैं फिर से मैं थर्ड ईयर करूँगा 2-3 साल बाद। ठीक है, अगर वो थर्ड ईयर अब करना चाहेगा बाद में, तो वो क्या कर सकता है, सेकंड ईयर के बाद आराम से थर्ड ईयर को फिर से कंटिन्यू कर सकता है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की देन है कि भाई यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर कर लिए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, जब मन चाहे सेकंड ईयर आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिल गया, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो थर्ड ईयर में तो आराम से कर सकते हो। और फिर थर्ड ईयर में फाइनली, अब उसके बाद आगे कुछ है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो थर्ड ईयर में आपको 3 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है, वो पूरा का पूरा जो डिग्री है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हो गया भाई आपका ग्रेजुएशन। लेकिन बोला यह जा रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है, आप कभी भी एंट्री ले रहे हो, कभी बाहर निकल जा रहे हो कोर्स से, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा यहाँ पे लोगों का कंसर्न्स देखने को मिले हैं। इवन यहाँ पर केरला की सरकार ने डिसाइड किया है कि हम ये जो मीम है ना, बिल्कुल मीम ही बन चुका है, यानी कि जो ये मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है ना, ये इसको हम अपने राज्य में लागू ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे क्या होगा, स्टूडेंट की जो पढ़ाई है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी एक बार लग कर तो पड़ता है, 3 साल में यहाँ पर निपटा देता है, अभी उसकी मर्जी है, जब चाहे करे जब चाहे ना करे, तो इससे यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो लिटरेसी रेट है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। समझ गए? तो इसको लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि सर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे हाउस पैनल ने मेंशन किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको मीम के तौर पर बता दिया। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, एग्जाम में क्या ये आर्टिकल दोस्तों हेल्प करेगा? आपको भी पता और मुझको भी पता है, ये एग्जाम में आर्टिकल हेल्प नहीं करने वाला, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल का बैकग्राउंड डेटा जो होता है, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा, वो बैकग्राउंड डेटा थोड़ा रेलिवेंट है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो ये आर्टिकल पढ़ने का क्या फ़ायदा। समझ गए? तो ये जो बैकग्राउंड डेटा है सब कुछ आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चलो अब समझते हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार करने की कोशिश की गई। एक नई नीति लेकर आई गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका मेन मकसद है कि भारत को नॉलेज सुपर पावर बना दिया जाए पूरे दुनिया में। और मैं आपको बता दूं, एजुकेशन के सेक्टर में, इस शिक्षा के क्षेत्र में ये तीसरी बार इस प्रकार से एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था। इससे पहले 2 ऑलरेडी नीतियां आ चुकी थी। 2 नीतियां कब आई, एक आई थी 1968 में और दूसरी 1986 में। दोनों ही साल को याद रखना बहुत आसान है, बस खाली पहला वाला याद रखना 1968, इसको उल्टा कर देना, दूसरा यहाँ पर 86 हो गया, 68 का उल्टा 86 हो गया। तो 1968 पहला साल हो गया, 1986 दूसरा साल हो गया। इनमें ऑलरेडी यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, और इन दोनों पॉलिसीज़ के बाद में तीसरी पॉलिसी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई हुई है। समझ गए?
अब इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि 2020 की जो ये नीति है ना, जो ये पॉलिसी है, इससे पहले क्या होता था, अगर आप 12th करते थे तो उस 12th को आप कैसे बताते कि भाई मेरा 10+2 किया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है, 10+2, 10वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 साल और मतलब 11th और 12th की पढ़ाई हो गई, तो 10+2 आपने कर लिया, यानी आपके जो 12 साल की जो क्लास है, 12 ईयर्स यानी 12 तक पढ़ाई आपने कर ली है, ठीक है। अब ये जो 10+2 है, इसमें 10वीं के बाद में क्या करते थे, आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करते थे, यार मैं कॉमर्स लूँगा, साइंस लूँगा, ह्यूमैनिटीज़ लूँगा, है ना, जो भी लेते थे, फिर आप उसी से के बेसिस पे अपना एग्जामिनेशन देते थे, समझ गए। लेकिन अब क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये रुतबा ही चेंज कर दिया है कि भाई 10+2 नहीं होगा, अब ये होगा 3+2+3+3+4, या कह सकते हो सिंपल शब्दों में 5 ले लेते हैं, ये 3+2 ये दोनों एक ही ब्लॉक में है, समझ गए। तो 5+3+3+4, ये आप 10+2 नहीं बोलेंगे, 5+3+3+4 बोलेंगे। 5 मतलब स्टार्टिंग में जब बच्चा 3 साल का होगा, जब बच्चा पैदा हुआ 3 साल का हुआ, तो 3 साल से उसकी यहाँ पर 6 साल तक जो पढ़ाई होगी, ये जो 3 साल होगी इसकी आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूल, बाल वाटिका, इन सब में पढ़ाई हो सकती है। बाकी यहाँ पर 6 साल से लेकर 8 साल यानी कि 6, 7, 8, यहाँ पर इसके जो बाकी के 2 साल होंगे ये क्लास 1 और 2 में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेज क्या कहलाएगा, फाउंडेशनल स्टेज। और इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चे की नींव तैयार की जाएगी। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चे को खेलना कूदना सिखाया जाएगा, जैसे आजकल होता है ना प्री नर्सरी वगैरह में, है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाएगी उसको। यहाँ पर कुछ मैनर्स वगैरह सिखाए जाएंगे मैनर्स नहीं कहना चाहिए, मतलब कुछ और तौर तरीके सिखाए जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ये बच्चे की नींव रखी जाएगी आगे के लिए। तो ये हो गए 5 साल, और 5 साल बाद भैया बच्चा हो गया हमारा 8 साल का, ठीक है। अब 8 से 11 साल तक जो यहाँ पर इसका ये पूरा का पूरा ईयर है ना, ये कैसे जाएगा भाई, 8 साल का जैसे हो जाएगा तो वो क्लास 3 में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 8 से 11 साल तक वो क्लास 3 से लेकर 5 तक, यानी अपने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक पूरी कर लेगा। और ये जो 3 साल होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। और मिडिल स्टेज में यहाँ पर बच्चे को हम थोड़ा बहुत और अब एडवांस लेवल की चीज़ें सिखानी शुरू कर देंगे। नहीं, ये हमारी प्रिपरेटरी स्टेज ही है यार, ठीक है, वो तो सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी, ये हमारी प्रिपरेटरी स्टेज ही है। ये हमारी स्टार्टिंग के 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, बाकी यहाँ पर 3 से 5 साल, सॉरी बाकी यहाँ पर 8 से 11 साल में जब वो क्लास 3 से लेकर 5th तक पढ़ाई करेगा तो वो हमारी प्रिपरेटरी स्टेज हो जाएगी। वहाँ पर भी अगेन थोड़ा खेल कूद होगा, थोड़ा डिस्कवरी होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, क्लासरूम लर्निंग्स वगैरह सिखाई जाएंगी। अब बच्चा यहाँ पर 8 साल से 11 साल तक पूरा हो चुका है, उसने अपनी 5वीं क्लास तक पूरी पढ़ाई कर ली है। अब 11 साल के बाद में वो एंटर करेगा 12 साल में, तो 11 से लेकर 14 साल तक जो इसका एज रहेगी, इस एज में वो क्लास 6 में पहुंच जाएगा। तो क्लास 6 से लेकर 8वीं तक इसके 3 साल ये हो जाएंगे। और ये जो 3 साल होंगे ये मिडिल स्टेज कहलाएगा। अब इस मिडिल स्टेज में बच्चे के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया जाएगा, उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखाई जाएगी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह ये सब कुछ सिखाई जाएगी। अब बच्चा 8वीं क्लास तक यहाँ पर क्या हुआ, तैयार हो गया, उसको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिल गया। अब क्या होगा, अब 8वीं के बाद में 9, 10th, 11th, 12th ये 4 साल होंगे, ये सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा, ठीक है। ये 4 साल हमारे सेकेंडरी स्टेज कहलाएंगे। अब बच्चा 14 से लेकर 18 तक क्या करेगा, ये जो इसकी जो उम्र है 14 से लेकर 18 तक, इन पूरे सालों में अपना 12th पूरा कर लेगा। ये जो 4 साल है सेकेंडरी स्टेज की, इसमें अब बच्चे को थोड़ा स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस उसको चॉइस दी जाएगी सब्जेक्ट्स में भी। जैसे अभी क्या है ना, अभी यह है कि भाई आप कॉमर्स या साइंस ले सकते हो या ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो, और जो भी स्ट्रीम लोगे सारे सब्जेक्ट्स उसके पढ़ने होंगे। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इस पॉलिसी का मेन मकसद है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो सब्जेक्ट्स बटोर सकते हो अपने पूरे स्ट्रीम के अंदर में, उसके हिसाब से अपना जो ग्रेजुएशन वगैरह है, सॉरी अपना जो क्लास 12 है वो कर सकते हो, समझ गए। तो 10+2 का सिस्टम खत्म हो गया, 5+3+3+4 का सिस्टम हो गया। ये बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी बताया है एक फ़ोटो के माध्यम से, वो मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको लिखना होगा मेंस वगैरह में तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला पहले भाई एक सेपरेशन हो जाता था अलग से, भाई आर्ट साइंस ये अलग है, ये अलग है, कोई अब सेपरेशन नहीं है भाई, जिसमें इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट को आप यूज़ करके आगे कर सकते हो। प्लस इस शिक्षा नीति का एक मेन मकसद किस चीज़ के ऊपर है, मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर में। भाई यहाँ पर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली भारत की भाषाएं, तो यहाँ पे बच्चे को चॉइस देगी, भाषा के ऊपर चॉइस दी जाएगी। स्टार्टिंग में यहाँ पर वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जो भी है वो उस भाषा का यूज़ करे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर उसको एक और भाषा ऐड कर दी जाएगी, इंग्लिश ऐड कर दी जाएगी। तो उस प्रकार से ज़्यादा भाषाओं को यहाँ पर प्रमोट करने का मेन मकसद है इस पॉलिसी का,
समझ गए। और इसी वजह से यहाँ पर एक नया असेसमेंट सेंटर बनाया गया परख, जिसका नाम है परख। इसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। समझ गए। आगे आते हैं अब। अच्छा, बस इतना ही था यार। चलो, मज़े मज़े में इंटरेस्टेड तरीके से जब समझोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम से सारे के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस क्लियर होते हुए चलेंगे। तो ये बस इतना सा आर्टिकल था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, क्या रुतबा चेंज हो चुका है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है, जो डिफेंस बोर्ड है हमारा वो डिस्कस कर रहा है एक प्लान को लेकर। क्या डिस्कशन किया जा रहा है भाई, हमारे पास में एक दूसरा विक्रांत की तरह कैरियर होना चाहिए, ये डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पास में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो इसका आंसर है 2। हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, सर ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं? ये वाला फोटो आप देखो, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत विशाल साइज़ के, बड़े साइज़ के जहाज़ होते हैं। ये इतने बड़े साइज़ के जहाज़ हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर हमारे फाइटर जेट्स भी रखे हैं। और ऐसे कई सारे फाइटर जेट्स हम इसके ऊपर रख सकते हैं, और वो फाइटर जेट्स इस पे से उड़ान भी भर सकते हैं। समझ गए। तो ये जो दोनों आपको ये बड़े साइज़ के जहाज़ दिख रहे हैं ना, ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स को, हमारे जो विमान हैं उनको ये लेकर चल सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। समझ गए। तो जो ऊपर वाला है ये है INS विक्रांत, ये हमारा पुराना वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और यह है नया वाला INS विक्रमादित्य। सॉरी, INS विक्रमादित्य पुराना वाला है, INS विक्रांत हमारा नया वाला है। समझ गए इस बात को। अब आगे आते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि हमने INS विक्रांत तैयार किया। INS विक्रमादित्य में हमारा जो अलग अलग कंट्रीज़ का सपोर्ट था वो लिया था, रशिया वगैरह का सपोर्ट लिया था। लेकिन जो INS विक्रांत है ये हमने खुद से तैयार किया, इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप किया। लेकिन कई साल लग गए हमें इसको बनाने में। मैं आपको बता दूं, इस INS विक्रांत को बनाने की जो शुरुआत है वो बहुत पहले हो चुकी थी। ठीक है, कई सारी टेस्टिंग्स वगैरह यहाँ पर की गई, और टेस्टिंग्स वगैरह करते करते इसको 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई कई साल लग गए इसको, 7-8 साल लग गए तैयार करते करते, और आज यहाँ पे हमारे पास में वो एयरक्राफ्ट कैरियर है। अभी जो हमारा डिफेंस बोर्ड है वो एक प्लान ये डिस्कस कर रहा है कि हमारे पास में ऐसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। और हम सोच रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर अब तीसरा वाला जो हमारे पास में आएगा वो भी INS विक्रांत की तरह ही होना चाहिए। यानी विक्रांत का सेकंड पार्ट हम लेकर आ सकते हैं। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इनसे बड़े साइज़ का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सोचते हैं, क्योंकि आप भी ये सोचोगे भाई यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, आगे इससे बड़ा करना चाहिए, हमें इससे बड़े साइज़ का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, इससे और ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सही सोच रहे हो। सबकी सोच ये होती है भाई धीरे धीरे ग्रो करना। लेकिन यहाँ पे डिफेंस बोर्ड ये कह रहा है कि भाई अगर हम थोड़ा बड़े साइज़ का और बनाने की सोचते हैं तो पहली बात तो उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, दूसरी बात उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तीसरी बात उसमें हमें नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी अगर हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो। और अगर हम INS विक्रांत की तरह ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास ऑलरेडी है ही ना, हम लोगों ने खुद से ही तो बनाया ये एयरक्राफ्ट कैरियर। तो हम दूसरा एक और जो विक्रांत है उसको तैयार करने में बहुत कम समय लगाएंगे, बहुत कम समय में बढ़िया तैयार करके रख देंगे। तो इससे बहुत जल्द ही क्या होगा, हमारे पास में एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है इसका डिस्कशन चल रहा है डिफेंस बोर्ड में। समझ गए, ये पूरा मैटर मैंने आपको समझाया। लेकिन अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों आपको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पता होने, चूंकि भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक है INS विक्रमादित्य, ये पुराना वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये विशाल साइज़ का जो जहाज़ दिख रहा है ना, इसकी लेंथ 284 मीटर है। इसका जो वेट है वो डिस्प्लेसमेंट वेट अगर हम देखेंगे तो 44,570 टन के आसपास है। मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स के आसपास है। कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने ऊपर लगभग 24 MiG-29 जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो जेट्स हैं, उनको रखकर उड़ सकता है। 10 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे इसके ऊपर आप रख सकते हो। लगभग 20 मंजिला ऊंचाई है इस जहाज़ की। अगर आप देखोगे तो 1600 से लेकर 1800 जो सेलर्स है वो यहाँ पर चल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। समझ गए। और ये जो दूसरा वाला नया वाला हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रांत। इसकी लेंथ लगभग 262.5 मीटर के आसपास है। ठीक है, और यानी कि जो फुटबॉल के फील्ड होते हैं ना, 2 फुटबॉल से ज़्यादा बड़े साइज़ का है ये। उसके बाद इसकी हाइट देखोगे तो लगभग 18 मंजिला इसकी हाइट आपको नज़र आएगी। इसका जो वेट है वो लगभग 48,200 टन के आसपास इसका वेट यहाँ पे नज़र आता है। इसके शुरुआत, जैसे मैंने बोला कि जो शुरुआत है 2009 में हुई थी, फिर अगस्त 2013 में कुछ टेस्टिंग की गई, इसको लॉन्च किया गया पहली बार पानी के अंदर में। फिर नवंबर 2020 में इसके ट्रायल शुरू हुए। फिर 2022 तक सी ट्रायल्स इसके कंप्लीट हुए, 5 ट्रायल्स कंप्लीट हुए। फिर 2022 में जुलाई में इसकी डिलीवरी को एक्सेप्ट किया गया नेवी के थ्रू। फिर उसके बाद में इसको स्टार्ट किया गया, आज यहाँ पर इसको कमीशन कर दिया गया है नेवी में। समझ गए, तो बहुत समय लग गया। तो इतने साल अगर हम एक नया डिज़ाइन तैयार करते तो उसमें और दुगना समय लग जाएगा। तो इस वजह से ये डिज़ाइन हमारे पास में ऑलरेडी तैयार है, सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास में है, तो हमें दोबारा से तैयार करना है तो कम समय लगेगा।
इस वजह से अगर हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो वो INS विक्रांत का ही सेकंड पार्ट हो सकता है। यह डिस्कशन हमारे डिफेंस बोर्ड में चल रहा है। क्लियर हो गया, हर एक चीज़ समझ में आई। चलो आते हैं अब उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर यह आर्टिकल GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 12 पर मेंशन है। कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए गए हैं मुकुर्ती नेशनल पार्क में, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हुआ क्या मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया मुकुर्ती नेशनल पार्क में, और जो भी इसके आसपास के जो फॉरेस्ट एरियाज थे, इन सब में इंश्योर किया है कि भाई कोई भी इलीगल मूवमेंट ना हो लोगों का, क्योंकि लोग यहाँ पर अवैध तरीके से मूव कर रहे हैं। यहाँ पर पोचर्स हैं जो लगातार शिकार कर रहे हैं, टाइगर को मार रहे हैं और एनिमल्स को मार रहे हैं जो कि यहाँ पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके लिए यहाँ पर इस ऑपरेशन को तैयार किया गया, समझ गए। तो इस वजह से यहाँ पर मतलब एग्जाम में देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ आर्टिकल इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है वो है मुकुर्ती नेशनल पार्क। सीधा आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो मुकुर्ती नेशनल पार्क क्या है? मुकुर्ती नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर में आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगा, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में। जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, इस पूरे रीजन में फैले हुए हैं। ये केरला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये तमिलनाडु आपको दिख रहा होगा। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स है, समझ गए। तो यहीं पर मुकुर्ती नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाता है, समझ गए। आगे आते हैं। बोला यह जा रहा है कि जो ये मुकुर्ती नेशनल पार्क है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। मुकुर्ती नेशनल पार्क के आसपास मुदुमलाई हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली, ये सारी की सारी जो इतने भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम लिए हैं मैंने, ये सब के सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है, आप ऐसा कह सकते हो। आगे आते हैं। अब उसके बाद में बोला जाता है यहाँ पे कीस्टोन स्पीशी। ये जो पार्क है ना जिसकी हम बात करें मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? नीलगिरी तहार के लिए। और नीलगिरी तहार के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, बकरी की तरह दिखने वाला एक जानवर है नीलगिरी तहार, ठीक है। तो उसके लिए जाना जाता है। इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय पर, पिछले कुछ सालों में 27% से इंक्रीमेंट हुआ है ताहर की पॉपुलेशन में, यानी इस जानवर की जो संख्या है नीलगिरीस में वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। मुकुर्ती नेशनल पार्क इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मुकुर्ती पीक है, जो चोटी है, जो पहाड़ियाँ हैं ना नीलगिरी की, जो पहाड़ियाँ हैं इनमें सबसे ऊंची चोटी मुकुर्ती पीक है, वो भी यहीं पर आती है। और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहती हैं, कुछ जनजातियाँ आपको देखने को मिलेंगे। जो ट्राइब्स है वो सबसे पहले टोडस ट्राइब। टोडस ट्राइब के बारे में ध्यान रखना, ट्राइब्स को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो टोडस ट्राइब है ये नीलगिरी हिल्स में रहती हैं, बिल्कुल अलग हैं, जैसे साउथ की पीपल है उनसे बिल्कुल अलग हटके यहाँ पर ये ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। नाम है टोडस, ये भी कहाँ रहती है? नीलगिरी हिल्स में। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, ये आर्टिकल वही है जो सेम हमने डिस्कस किया था। नाउ फाइनली आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज के कुछ रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं। देखो दोस्तों, एडिटोरियल मैं वो डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के लिए थोड़े बहुत रेलिवेंट हो। कुछ एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं जो लगातार बार बार वो न्यूज़ में आ रहे हैं। अब राइटर देखो बहुत सारे अलग अलग हैं, किसी को नहीं पता भाई ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, तो एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल 100 बार पब्लिश हो रहा है, तो क्या 100 बार पढ़ोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल है मैंने ऊपर से लगा दिया है, ये भी आज के हमारे न्यूज़पेपर में। इसके पीछे जो आर्टिकल लगे हुए वो आईमैक कॉरिडोर को लेकर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर। अब यार इसमें क्या है, मैं इतना प्रोवाइड करवा चुका हूँ आपको, आप इसके ऊपर आंसर भी लिख चुके हो, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन, वही चीज़ें बार बार वहीं पे बोला जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पर ये कुछ 3 एडिटोरियल हमारे पास हैं, 3 क्या 4 एडिटोरियल हैं, 1, 2, 3 एंड 4, चारों को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से बस खाली आपने चीज़ों को सुनना है। जैसे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, ये वाला एडिटोरियल बात करता है, ये वाला एडिटोरियल मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अभी आपको पता होगा चाइना के अंदर में जो एशियन गेम्स है, हांगझाऊ एशियन गेम्स 2022 वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो चाइना ने क्या हुआ, इस एशियन गेम के अंदर में अरुणाचल प्रदेश से आने वाले जो 3 प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री को मना कर दिया। चाइना ने बोला कि देखो हम यहाँ पर इन 3 प्लेयर्स को एंट्री नहीं दे सकते। रीज़न आपको पता है, दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना रीजन मानता है, वो कुछ हरकतें हैं। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो चाइना ने एक्टिविटी करके दिखा दी है ना, इससे आने वाले समय पर इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होने की बजाय और ज़्यादा डिक्लाइन होने लगेंगे, और जैसा हो भी रहा है, रिलेशंस और ख़त्म होने लगेंगे। और अभी हमने ये देखा भी है भाई, बीच बीच में हम लोगों ने कोशिश की है रिलेशंस को इंप्रूव करने की, लेकिन चाइना की हर बार ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल जाती है कि अब हमारे रिलेशन को इंप्रूव करने का मन नहीं है, समझ गए। तो ये जो एक्टिविटी चाइना दिखा रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दुगना हो सकती हैं, रिलेशंस इंप्रूव होने की बजाय और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकते हैं, वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर इस हांगझाऊ गेम के बारे में बताया। तो वो जो गेम है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था, याद होगा। सारे PDF सारी PPTs आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करो, रोज़ पढ़ो, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है।
अब फिलहाल यहाँ पर जो 3 एडिटोरियल हैं इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल हमारा इंडिया कनाडा रिलेशंस को लेकर, यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 11 पर मेंशन्ड है हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर। तो जो खालिस्तान शैडो है ये भारत और कनाडा के रिश्तों पर लंबे समय से नज़र आ रहा है। ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, आओ यहाँ पे आज हम इसको बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये खालिस्तान मूवमेंट, कैसे यहाँ पर कनाडा के अंदर में इसकी शुरुआत होती है। तो न्यूज़ ये है कि हाल ही में भारत और कनाडा के जो बीच की टेंशन्स हैं, जो इनके रिलेशंस हैं, वो तेज़ी से ख़राब हुए, इनके संबंध खराब हुए। ठीक है, तो और यहाँ पर आप देख पाओगे कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इंडिया के ऊपर यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया है। क्या इल्ज़ाम लगाया कि भारत के एजेंट ने एक खालिस्तानी लीडर को, बेसिकली इंडिया में वो उसको खालिस्तानी लीडर बोलते हैं, हम इंडिया में उसको टेररिस्ट करार दिया गया है। तो निज्जर की बात की जा रही है यहाँ पर, उस निज्जर को मार दिया। तो यहाँ पर उस निज्जर को जून में मार दिया गया था। अब किसने मारा ये नहीं पता है, लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इंडिया के एजेंट ने मारा है। ये बात यहाँ पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जून 2023 में इंडिया के किसी एजेंट ने यहाँ पे मार दिया उसको। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात है, कहीं ना कहीं इंडियन एजेंट कैनेडियन सिटीजन को मारेंगे, क्योंकि वो जो खालिस्तानी लीडर था ना, निज्जर की बात की जा रही है, वो इंडिया में टेररिस्ट करार दिया गया। वो कनाडा में बैठा हुआ है, ठीक है, कैनेडियन सिटीजनशिप ले रखी है। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उसके सपोर्ट में निकल कर आते हैं। क्लियर हो गया। और यहीं पर ना रिलेशन में एक और दरार ये आती है कि अभी G20 का समिट चला, तो G20 समिट के दौरान आप देखोगे कनाडा के ये प्रधानमंत्री आते हैं भारत में, डिस्कशन चलते हैं, और सीधा सीधा यहाँ पे पीएम मोदी ने यहाँ पर जो कनाडा है ना, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम क्या लगाया, कनाडा एक्यूज़ किया गया इसको। ऑब्वियस सी बातें करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कनाडा है ना, ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को छत दे रहा है उनके सर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो खालिस्तान का जो मुद्दा है, रेफरेंडम हो रहा है, वोटिंग हो रही है, ये आप इंडिया में कम देखोगे, विदेशों में ज़्यादा हो रहा है। कनाडा में स्पेशली सबसे ज़्यादा आजकल आपको देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर टेंशन्स आपको देखने को मिलेंगी। इसी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिरकार कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट शुरू कैसे हुआ। तो खालिस्तान मूवमेंट है क्या ऑलरेडी, पहले ये समझो। खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली एक लड़ाई चल रही है कि भाई हमें क्या करना है, यानी इंडिया का जो पंजाब वाला रीजन है, पंजाब के आसपास के कुछ और रीजन से उसको तोड़कर एक नया देश बना देना है, जिसका नाम रखेंगे खालिस्तान। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर हैं जिनका यहाँ पर मानना है कि हम खालिस्तान बनाएंगे इंडिया के इन एरिया को तोड़कर, यानी ये हिस्सा हम लोग अलग कर लेंगे। और ये जो डिमांड है ये कई बार उठी है, कई बार यहाँ पर उठी है, और इसकी वजह से कई बार भारत में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। पंजाब लगभग कह सकते हो दशकों पीछे जा चुका है इसी मुद्दे की वजह से। मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़ा हिंसा हुई थी 1970s में, 1980s में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर हिंसा हुआ है, कई लोग मारे गए। आप कह सकते हो इस मूवमेंट की वजह से कई मासूम लोगों की जान गई, और इसी की वजह से जो ये पंजाब है कहीं ना कहीं दशकों पीछे जा चुका है इन ईयर में, जितना वॉयलेंस हुआ है उसकी वजह से। तो ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को कैसे क्रश किया गया, कि जैसे मैंने बोला कि इसकी मांग कई बार चली, 1970s 1980s में बहुत पॉपुलर मांग थी। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये जो मूवमेंट है इसको पूरी तरह से ख़त्म कैसे किया हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया, जब गोल्डन टेम्पल में घुसकर यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बॉम्बार्डिंग वगैरह हुई थी, टैंक वगैरह घुस गए थे। मतलब वहाँ पर बेसिकली पूरा तरीके से निकाला जा रहा था उन खालिस्तानियों को। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का हो गया। उसके बाद 1986 और 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया गया। और मैं आपको बता दूं, इन ऑपरेशंस के बावजूद भी, क्योंकि इन ऑपरेशन से ये जो मूवमेंट इसको ख़त्म किया गया, जो मूवमेंट बहुत मजबूती पकड़ रहा था कि भाई हमें अलग से हिस्सा चाहिए, इस कंट्री का एक हिस्सा तोड़ना है हमें, लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट तो चला गया। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पर जो सिख डायोस्पोरा है अलग अलग देशों में, फॉर एग्जाम्पल कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन 3 कंट्रीज़ की स्पेशली बात की जाती है। काफ़ी सारे सिख ऐसे हैं जो कि इन देशों में जा चुके हैं। तो कुछ ही सिख ऐसे हैं जिनकी मांग है कि हमें अभी भी ये रीजन चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन चलाया गया, इन ऑपरेशन की वजह से बहुत बवाल हुआ, तो बहुत मासूमों की जान गई, लोग चिढ़ चुके हैं इन ऑपरेशन से। उनका कहना यह है कि हमें ये रीजन अलग चाहिए, इसको हमें खालिस्तान बनाना है। तो अभी भी यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है खालिस्तान मूवमेंट का, वो चल रहा है। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं, कनाडा के अंदर में हाल ही में बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं। भारत के खिलाफ में एक्टिविटीज़ चलाई जा रही हैं, कनाडा में हो रही हैं ये। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप कनाडा में ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी परेड चलाया गया जून 2023 में। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी होती है ना, इस एनिवर्सरी के दौरान यहाँ पर कनाडा में परेड की गई। अभी जून 2023 की बात है। कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन ओंटारियो की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे परेड हुई, और उस परेड के दौरान इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था उसको सेलिब्रेट किया गया। ये आप देख पाओगे, पूरा यहाँ पर झांकी निकाल रहे हैं
ये यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का पुतला बनाया है और यहाँ पर एक गोली मारता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पर परेड के तौर पर दिखाई जा रही है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हाँ इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी ही थी जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और इस मूवमेंट को रोका था, लेकिन फिर उसके बाद में इनको गोली मार दी गई थी। ये आप यहाँ पर देख पाओगे, ये उस समय का यहाँ पर न्यूज़ कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस की, इंदिरा गांधी शॉट डेड। समझ गए? तो इसका सेलिब्रेशन किया गया जून 2023 के अंदर में। तो ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ही तो चल रही हैं। कहाँ पर? कनाडा में चल रही हैं। आगे आते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर बोला ये जा रहा है दूसरी जो एक्टिविटी कनाडा में चल रही है वो है प्रो खालिस्तानी रेफरेंडम। भाई सिख फॉर जस्टिस एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन जो कि खालिस्तान की मांग करता है। तो ये जो सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन है ये क्या कर रहा है? रेफरेंडम चला रहा है। भाई कनाडा में वोटिंग करवा रहे हैं, वोटिंग ये करवा रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए। अब वोटिंग वहाँ करवा रहे हो तो वहीं पे खालिस्तान ले लो आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें वो चल रही हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे सांझ सवेरा मैगजीन। सांझ सवेरा मैगजीन ये 2002 की मैगजीन है। ये क्या होता है? 2002 में टोरंटो बेस्ड पंजाबी लैंग्वेज वीकली सांझ सवेरा, ये आपको मतलब टोरंटो कनाडा की कैपिटल है, तो टोरंटो बेस्ड यहाँ पर एक पंजाबी भाषा वाला यहाँ पर एक वीकली मैगजीन है ये। तो इस मैगजीन का फोटो आप देख पाओगे, फ्रंट फोटो। तो इस मैगजीन का जो ये फोटो आपको दोस्तों दिख रहा है ना, इस फोटो पर भी जो इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी की जो ये डेथ एनिवर्सरी है उसके दौरान यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस मैगजीन में जो गोली मारने वाले व्यक्ति थे, जो गोली मारने वाले पर्सन थे, उनको ग्लोरीफाई किया गया है, उनकी तारीफ़ें की गई हैं। ठीक है, और इस मैगजीन के अंदर में कनाडा की सरकार के ढेर सारे एडवर्टीजमेंट ये सब आते हैं। और आज के समय पर वो जो मैगजीन है वो कनाडा के अंदर में एक डेली न्यूज़पेपर बन चुका है, वही मैगजीन डेली न्यूज़पेपर बन चुकी है। तो ये सब एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ही तो हैं। समझ गए? आप मैगजीन देख पा रहे होंगे, ये सांझ सवेरा वीकली मैगजीन है उस समय की, ओंटारियो की। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 2002 की यहाँ पर ये वीकली मैगजीन थी। ये यहाँ पर उस समय पर दिखाया गया आर्टिकल के अंदर में। और आज के समय पर यही मैगजीन डेली न्यूज़पेपर है कनाडा में। और इतना ही नहीं, अब उसके अलावा भारत को लेकर ना काफ़ी सारी चिंताएं देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली बात है, जो एक्टिविटीज़ चल रही है कनाडा में इसको लेकर, जैसे आप ये देखोगे इंडियन डिप्लोमेट्स जो आज के समय पर कनाडा में है ना, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा हो चुका है। वो भी कहीं ना कहीं आज के समय पर परेशानियां झेल रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेट्स उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है। जो ये खालिस्तानीज़ हैं वो उनको हैरेस कर रहे हैं। खालिस्तानियों ने कहीं कहीं पर जो एम्बेसी है वहाँ पर तोड़फोड़ी मचाई है, भारत का जो झंडा है उसको गिरा दिया है। ठीक है, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से ये जो चिंता का विषय ये उठाया कि भाई यहाँ पर कनाडा में आप कर क्या रहे हो। ये बातें G20 का जो समिट हुआ है हाल ही में, उसके साइड लाइन में जब डिस्कशन चल रहा था कैनेडियन प्रधानमंत्री के साथ में, तब भारत के प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया। तो उसके बाद पता है कनाडा क्या बोलता है? कनाडा बोलता है हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कनाडा ये बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कनाडा ये बोलता है कि हमने जो व्यापार है, क्योंकि अब देखो पाओगे जो मुद्दा उठा ना, उसके बाद में कनाडा ने क्या किया, जो व्यापार, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच का, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोक दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी। ये पूरा का पूरा मैटर आज के समय पर चल रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि हाउ विल खालिस्तानी रेडिकलिज्म इम्पैक्ट इंडिया कनाडा रिलेशंस। कैसे जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है खालिस्तान वाला, ये भारत और कनाडा के जो संबंध है उसको ख़त्म कर सकता है, और ख़त्म हो भी रहे हैं आजकल। सबसे पहले आप देखोगे तो दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। वो रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रही हैं, भाई तुमने मारा है, इंडिया मना कर रहा है, हमने तो नहीं मारा है भाई। इस प्रकार के एलिगेशंस चल रहे हैं, काउंटर एलिगेशंस चल रहे हैं। एक दूसरे के जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं उनको अपने अपने देश भेजा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस सब कुछ खत्म हो चुका है दोनों देशों के बीच में। अब उसके बाद में ये तो हुआ पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो वह सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है। जो खालिस्तान मूवमेंट है एक सिक्योरिटी थ्रेट है भारत की सॉवरेनिटी के लिए। ठीक है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में। अप्रैल 2023 की अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्रैल 2023 में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पर्सन, ये अमृतपाल सिंह, तो इंडिया ने यहाँ पर इस सिख सेपरेटिस्ट लीडर को अरेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी खालिस्तान मूवमेंट चलाने के लिए तैयार था और इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंजाब में बवाल क्रिएट किया था, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर काफ़ी दिन तक शटडाउन रहा। ठीक है, फिलहाल यह भी असम की जेल में है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। फिर उससे पहले आप देख पाओगे 2023 में इंडिया ने यहाँ पर कनाडा को और ज़्यादा यहाँ पर लताड़ लगाई किस चीज़ को लेकर कि जो कनाडा है कहीं ना कहीं ये जो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन है, इस असैसिनेशन को बार बार दिखा रहा है। ठीक है, बार बार ग्लोरीफाई कर रहा है। जो यहाँ पर पर्सन है, जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, जो वायलेंस हो रहा है, इसको ग्लोरीफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कनाडा का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके पीछे का रीज़न दोस्तों एक ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट है
खालिस्तानी लीडर का, एक पार्टी और एनडीपी नाम की पार्टी, ठीक है। तो एनडीपी पार्टी में एक लीडर है और उस पार्टी का समर्थन है जस्टिन ट्रूडो को। तो जस्टिन ट्रूडो भी पॉलिटिक्स खेल रहा है कि कनाडा में वो सत्ता में ऐसा बना रहे, और सत्ता में बने रहने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। यानी कि जो खासकर यहाँ पे खालिस्तानी उनका सपोर्ट ही रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, उनको खुश करने के लिए कनाडा की अभी सरकार तो कनाडा की वही चला रहा है ना, जस्टिन ट्रूडो, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है ताकि यहाँ पर आगे भी उसका दबदबा, उसका जो यहाँ पर ये सत्ता में बैठने का सपना है वो आगे पूरा होता रहे। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा जो इशू है कनाडा के अंदर स्पेशली वो चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं होगा, इससे होगा क्या, खालिस्तानी मूवमेंट जो कनाडा में चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से जो ट्रेड है, जो व्यापार है दोनों देशों का, उसके ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। जो ट्रेड रिलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है भारत और कनाडा के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, स्पेशली यहाँ पर गुड्स वगैरह को लेकर आप देखोगे 2022 में 2021 में 2021 के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत ग्रोथ हमने देखी थी 2022 में, लेकिन अब 2023 में कोई भी प्रॉपर डील्स वगैरह हो नहीं रही हैं। ये आप डेटा देख पाओगे, एक चार्ट लेकर आया हूँ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का। 2019 में भारत और कनाडा के बीच में व्यापार को लेकर कंपनीज के बीच में जो डील हुई थी वो 23 डील हुई थी। 2020 में 13, फिर 2021 में 23, फिर 2022 में ये बढ़ने लगा था व्यापार, लेकिन 2023 में इन चिंताओं के कारण यहाँ पर ये डील्स वापस से कम हो चुकी हैं, इन्वेस्टर्स कम हो चुके हैं। तो बायलैटरल रिलेशनशिप जो है दोनों देशों की, जो व्यापार है स्पेशली, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। समझ गए? अब क्या हो रहा है दोस्तों, इससे और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि इंडिया कनाडा दोनों साथ में मिलकर बात करते हैं कि भाई हम आतंकवाद से लड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने का काम करेंगे, तो इनका जो ये कॉपरेशन है ये कहीं ना कहीं खत्म होगा, ये कहीं ना कहीं कम होगा। पीपल टू पीपल टाइज यहाँ पर रिलेशंस जो है कैनेडियन सिटीजन्स के साथ में, कि देखो पहली बात, कैनेडियन सिटीजन्स को अभी अलाउ भी नहीं है। आपको पता होगा भारत ने जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं इनको वीज़ा देने से मना कर दिया है। वीज़ा क्या होता है, कल मैंने आपको समझाया था वीडियो में डिटेल से। तो कैनेडियन सिटीजन्स को मना कर दिया कि भाई हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, आप इंडिया अभी नहीं आ सकते, थोड़े टाइम बाद हम आपको बता देंगे जब वीज़ा दिया जाएगा तो। समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेशंस ऐसे खराब हो चुके हैं कि अब पीपल टू पीपल रिलेशंस भी इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉपरेशन, उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जो विश्वास बना हुआ है लंबे समय से, जो पार्टनरशिप चल रही है अलग अलग सेक्टर्स में, उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। समझ गए? क्योंकि भारत के जो संबंध है कनाडा से वो कोई नए संबंध नहीं है, 1947 में ये रिलेशंस मेंटेन कर लिए गए थे। इंडिया कनाडा का एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप है, बहुत मजबूत संबंध है, मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस नेचर के बेसिस पर। बट वो सब आज के समय पर धरा का धरा रह गया इस खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने की वजह से कनाडा के थ्रू। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कनाडा के अंदर में जो एक खालिस्तानी मूवमेंट और जो टेररिज्म बढ़ रहा है, इसका इतिहास क्या है, ये शुरू कैसे होता है, ये तो आपने ये डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि करंट सिनेरियो में क्या क्या चल रहा है, लेकिन इतिहास क्या है, वो यहाँ पर क्या है वो समझते हैं। तो जो अर्ली खालिस्तानी मूवमेंट है कनाडा के अंदर में, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जा रही है। जो पूरा का पूरा जो ये मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट यहाँ पर जाता है सुरजान सिंह गिल को। सुरजान सिंह गिल ने क्या किया, एक खालिस्तानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल को बनाया। एक खालिस्तानी गवर्नमेंट यहाँ पर एग्जाइल में बना दी वैंकूवर के अंदर। वैंकूवर अगेन कनाडा में है। तो 1982 में इस प्रकार से उन्होंने सरकार बना दी, खालिस्तानी गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही कम सिखों का सपोर्ट था उस पूरे गवर्नमेंट को, और उसके बेसिस पर वहीं से शुरुआत होती है ये पूरे के पूरे खालिस्तान मूवमेंट की। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे ये जो मिलिटेंसी है ये धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती चली जाती है और लोग का सपोर्ट मिलने लगता है। जो ये कनाडा है, कनाडा यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जैसे तलविंदर सिंह परमर, ठीक है, इसको यहाँ पर पंजाब के अंदर में एक आतंकवादी घोषित किया गया था। अब यहाँ पर कनाडा उसको सपोर्ट कर रहा है। कनाडा यहाँ पर उनको आराम से, मतलब कनाडा सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है इन लोगों को, बहुत सॉफ्टली हैंडल कर रहा है। तो इन सब चीज़ों की आलोचना की गई भारत के थ्रू। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ, आपने ये नाम सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है कनिष्का बॉम्बिंग। तो जो कनिष्का बॉम्ब है, एयर इंडिया की फ्लाइट को यहाँ पे बॉम्ब से उड़ा दिया गया था समुद्र के ऊपर। ये क्या था मैटर, मैं आपको समझाता हूँ। तो हुआ क्या था, एयर इंडिया बॉम्बिंग 1985 में बॉम्बिंग की गई थी। 23 जून 1985 की बात है। 23 जून 1985 को टोरंटो से, यानी कि कनाडा की कैपिटल से, मुंबई एक एयर इंडिया की फ़्लाइट आ रही थी, आप देख पाओगे। जब ये फ्लाइट आ रही थी ना, तो इस फ्लाइट में बब्बर खालसा के जो आतंकी थे, इन्होंने बम रख दिया था। और बम रखने के बाद में क्या हुआ, अटलांटिक सागर, जो अटलांटिक ओशन है, इसके ऊपर ही, मतलब इस समुद्र के ऊपर से जब ये फ्लाइट गुजर रहा था, तो इसमें से जो बम रखा हुआ था वो बम फट गया। और ये जो बम फटा तो यहाँ पर विमान जलने लगा, और जलता हुआ विमान सीधा अटलांटिक ओशन में घुस गया, उस समुद्र के अंदर समा गया। और इस हमले में लगभग कह सकते हो विमान में जितने भी 329 लोग थे जो सवार कर रहे थे, उन सब की मौत हो गई थी। समुद्र में से लगभग 132 जो डेड बॉडीज़ है वो निकाले गए थे उस समय पर।
तो अगेन ये भी आप देख पाओगे, ये पूरा का पूरा जो ये टेररिज्म है या फिर एयर इंडिया बॉम्बिंग है ऑपरेट की गई थी एक खालिस्तानी आउटफिट के थ्रू, बब्बर खालसा के थ्रू। इस तरीके से यहाँ पर इतिहास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप लोग एग्जैक्टली देख पाओगे क्या सिनेरियो था, समझ गए। अब क्या है, ऐसे टेंशन्स बीच बीच में बढ़ते चले गए। इंडिया कनाडा ने कहीं ना कहीं बहुत सारे रिलेशंस में इश्यूज देखे हैं। फॉर एग्जांपल 1948 में अगर आप देखोगे तो इनके रिलेशंस थोड़े से और ख़राब हुए। जब यहाँ पे कश्मीर की बात आई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कनाडा ने कश्मीर का जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना शुरू किया। ये हम लोगों ने देखा, ऑब्वियस सी बात है, भारत के खिलाफ है। फिर 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान यहाँ पर कनाडा हमारे खिलाफ हो गया। खिलाफ ये हो गया कि कनाडा ने अपना जो यहाँ पर हाई कमिश्नर था वो बुला लिया वापस। हमारा न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हाल ही में काफ़ी सारे और डेवलपमेंट्स हुए हैं। ऐसे जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चला भारत में, तो उस समय पर प्रधानमंत्री जो है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, वो भी यहाँ पर बोल पड़ते हैं बीच में, वो इंटरफेयर करने लगते हैं यहाँ पर बीच में, ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान। तो ये आप लोग देख पाओगे पूरा का पूरा जो मैटर है एग्जैक्टली चल रहा है इंडिया कनाडा को लेकर। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया से क्लियर हो चुका है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारी डिटेलिंग्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। आगे जाके अगर खालिस्तानी मूवमेंट स्पेशली इन कनाडा अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। नाउ आज का मेंस का जो क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाउ इज खालिस्तान इशू इम्पैक्टिंग द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, डिस्कस हाउ बोथ नेशंस कैन एनहेंस देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना है। क्या है कि जो खालिस्तान का मुद्दा है ना, ये किस तरीके से भारत और कनाडा के जो संबंध है दोनों के, उनके ऊपर असर डाल रहा है। और ये भी डिस्कस करना है कि कैसे यहाँ पर ये जो दोनों देश हैं वो अपने पार्टनरशिप को, अपने संबंधों को आने वाले भविष्य में इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से कैप्चर करके एक बढ़िया आंसर लिख सकें। तो खालिस्तान मुद्दा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहा है। चर्चा करें कि दोनों देश भविष्य के लिए अपनी रणनीति साझेदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। दोस्तों जैसे ही आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ना दोस्तों यहाँ पे जो अगला एडिटोरियल है बात करता है डीलिमिटेशन के बारे में। देखो डीलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन जिसको हम बोलते हैं, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। डीलिमिटेशन एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, कमीशन क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको जानने को मिलेगी जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। दूसरा जो राइटर हैं वो ये मेंशन करती हैं कि भाई डीलिमिटेशन में चिंताएं बहुत हैं, हम उन चिंताओं के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। वो जो डिसएडवांटेजेस है, वो जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्कशन क्यों नहीं किया जा रहा है, वो डिस्कशन भी होना चाहिए। वो चिंताएं क्या हैं, वो कंसर्न्स क्या हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। समझ गए। चलो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज जानते हैं और सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि आखिरकार की जो डीलिमिटेशन है वो होता क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक राइटर क्या बोल रही हैं वो भी नहीं समझ में आएगा, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरा मकसद है मैं आपको बेसिक्स है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो और आज पहले दिन वीडियो पर आए हो तो आपको हर एक चीज़ जानने को मिले। ठीक है, तो डिलिमिटेशन मतलब होता है मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री और अ प्रोविंस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी। अब मेरी बात सुनो, देखो ये ना एक ऐसा प्रोसेस है, देखो हमारे पास में क्या है ना, हमारे पास में पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है। अब क्या होता है, लोकसभा तो डिसॉल्व भी होता रहता है। लोकसभा में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो बैठे हुए हैं। 543 सीट आपको लोकसभा के अंदर में देखने को मिल जाती हैं। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं ना इस लोकसभा के अंदर में, वो पूरे देश से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल कर आ रहे हैं। समझ गए। अब होता यहाँ पर एग्जैक्टली ये है कि भाई जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बदलती जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये जो डिलिमिटेशन किया गया था, आखिरी डिलिमिटेशन, वो बहुत पहले का है। तो उस समय पर जनसंख्या अलग थी, आज के समय पर जनसंख्या अलग है। आज पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे चेंज होती है उसके हिसाब से हमें लोकसभा के अंदर सीट्स के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो जनसंख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे पहले एक ऐसा एरिया था, इसमें 4 हिस्से थे। अब 4 हिस्से थे, यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन थी, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन थी, यहाँ पे आबादी थी और यहाँ पे आबादी थी। और इन चारों रीजन से यहाँ पर एक ना एक जो एमपी है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एमपी निकल कर आ रहा था। ठीक है, इन चारों रीजन से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल कर, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में ला रख देता था।
ठीक है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जाकर अपने हमारी जो प्रॉब्लम है, हमने जो चुनकर बैठाया है उसको, है ना, तो हमारी प्रॉब्लम जाके रखता था। यानी कि उस पॉपुलेशन को लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है, हमारी दिक्कतें वहाँ पे बताता है। लेकिन मान लो अब क्या हुआ, 10 साल बाद यहाँ पे पॉपुलेशन बिगड़ गया, भाई यहाँ पे आबादी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे आबादी थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे उतनी है, यहाँ पे उतनी है। तो भाई जैसे आबादी चेंज हो गई है उसके हिसाब से अब जगह का रिप्रेजेंटेशन भी तो चेंज होगा। अब सपोज यहाँ पे आबादी जितनी थी उसकी डबल हो गई, तो इस एरिया में अब यहाँ पर 1 MP की जगह भाई 2 MP लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर 1 MP की जगह 2 MP लगेगा। यहाँ पर बहुत कम हो गई आबादी, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो आप देख पाओगे। तो क्या होगा, अब इसके हिसाब से, क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम की सुनवाई होनी चाहिए वहाँ पे पार्लियामेंट में, तो क्या होगा कि लोगों के हिसाब से जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होती है, कम होगी तो सीटें कम हो जाएंगी। जिस भी एरिया में पॉपुलेशन कम होगी वहाँ की सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में, ऑब्वियस सी बात है। और जहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी वहाँ की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा MP चाहिए होंगे लोगों की प्रॉब्लम को रखने के लिए। क्लियर? तो इसी को हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो डिलिमिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम इन सीट्स की लिमिट्स को फिक्स करते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। सिंपल। अब बात करते हैं डिलिमिटेशन, जैसे कि लोकसभा के लिए डिलिमिटेशन किया जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हमारी स्टेट्स के पास में होती हैं, जिसके हम विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, समझ गए? ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रीड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डिलिमिटेशन। ध्यान रखना, ये केवल लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ये लोकल बॉडीज से अलग है, ये अलग होता है लोकल बॉडीज से। अब क्या होता है डिलिमिटेशन को करने के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, पॉपुलेशन बदल जाती है, तो डिलिमिटेशन अगर करना है, कहीं पर परिसीमन करवाना है, तो उसके लिए एक पूरा कमीशन चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया। कब बनाया गया? 1952 में। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले नहीं अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको इलेक्शन वगैरह भी करवाना है वहाँ पर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन करने के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। इस कमीशन में कौन कौन होता है सब बताऊंगा। तो क्या इतिहास में कब कब ये कमीशन बैठा है? तो डिलिमिटेशन कमीशन इतिहास में अभी तक 4 बार सेटअप किया गया है, 4 बार बैठाया गया है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। ठीक है, इस दौरान यहाँ पर इन डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया गया। जो सबसे पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया गया था हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्शन कमीशन की मदद से, वो था 1950 और 1951 में। 1950 से लेकर 51 में यहाँ पर पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को किया गया था। इतिहास ये बोलता है कि जो अभी आखिरी जो मतलब हमारा जो आखिरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अगर हुआ है, ठीक है, स्टेट वाइज बेसिस पर, तो आखिरी जो डिलिमिटेशन हुआ है लोकसभा के अंदर वो 1976 में हुआ है। 1976 में एक डिलिमिटेशन हुआ था। अब 1976 में जो यहाँ पर ये परिसीमन किया गया था, ये कौन से पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया था? तो ये किया गया था 1971 के सेंसस के बेसिस पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला है डिलिमिटेशन करने के लिए हमें जनसंख्या भी देखनी पड़ेगी, पॉपुलेशन को भी देखना पड़ेगा। तो 1971 की जो जनगणना थी, उस जनगणना में सब पता था भाई कहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। तो उस जनगणना से ही, उसी के बेसिस पर क्या होता है, 1976 में यहाँ पे डिलिमिटेशन किया जाता है। 1971 की जनगणना के बेसिस पर 1976 में डिलिमिटेशन किया गया। और ये जो डिलिमिटेशन हुआ, इससे अगर आप देखोगे तो क्या चीज़ हमें नजर आई? इससे ये नजर आया कि कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे उन राज्यों ने पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करने के लिए कुछ बढ़िया स्टेप उठाए कि भाई हमें आबादी कंट्रोल करनी है ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकें। और कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने आबादी के ऊपर रोक लगाने पे कोई कदम नहीं उठाया, आबादी धड़ाधड़ वहाँ पे बढ़ती चली गई। तो हमें ये नजर आया 1976 में जब ये डिलिमिटेशन हुआ कि कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर आबादी बहुत कम हो गई, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, है ना, वो अब सरकार में थोड़ा कम रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनकी सीटें कम हो गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन कम हो गई तो सीटें भी कम जाएंगी। अब यहाँ पे एक जगह पर आबादी जहाँ पे बढ़ गई, वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव निकल कर आएंगे, ज़्यादा यहाँ पर आपको एमपीज देखने को मिलेंगे। तो वही सिनेरियो हमको यहाँ पर ये देखने को मिला। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसी को यहाँ पे पूरी तरह से देखने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, इसके अंदर संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 का। और इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, जो भी सीट्स हमारी लोकसभा के अंदर अलोकेट की जाती हैं, दी जाती हैं, उसको यहाँ पर फ्रूज कर दिया कि भाई इतनी सीट्स होंगी लोकसभा के अंदर में, ठीक है। और जो हमारा स्टेट्स है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया। ये इन्होंने बोला कि जो ये पूरा प्रोसेस है ये साल 2000 तक ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। यानी कि ये बोल दिया गया था इस दौरान
यानी कि जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें ये बोल दिया गया उस समय पर जो डिलिमिटेशन हो गया था 1976 में, जो डिलिमिटेशन हो गया जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो डिलिमिटेशन तो हो गया, उसके हिसाब से सीटें सेट हो गई जो सीटें सेट होनी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने ये बोला आगे डिलिमिटेशन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? साल 2000 तक नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद में 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, अब 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 का है। इसने क्या किया, अगेन इसने हमारी सरकार को पावर दी कि सरकार वापस से, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, टाइम बहुत हो चुका है, एक दूसरा डिलिमिटेशन आए हुए, तो 2001 में वापस से क्या हुआ, हमने सीट्स को बदलने की कोशिश की, वापस से एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट करने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कहोगे अब वापस से हम सीट चेंज कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे करेंगे? क्योंकि भाई जो पहला वाला डिलिमिटेशन किया गया था वो 1971 की जनगणना के बेसिस पे किया गया था। अब जो यहाँ पे 2001 में डिलिमिटेशन किया जाता है ये 1991 के सेंसस पर, क्योंकि जनगणना तो हर 10 साल में आती है, तो 1991 की जो जनगणना थी उसके बेसिस पे किया गया। और इसी के लिए जो 87th अमेंडमेंट एक्ट था ये 2003 का, इसने यहाँ पर डिलिमिटेशन को प्रोवाइड करवाया। ठीक है, और ये 2001 के सेंसस के बेसिस पर यहाँ पर पूरा का पूरा जो जनगणना को किया गया। ठीक है, तो आगे जाके क्या होता है, 2001 के बेसिस पर जनगणना की जाती है, ना कि 1991 के बेसिस पर। समझ गए? यानी कि पहले सोच रहे थे 1991 के बेसिस पर जनगणना होगी, लेकिन ऐसा ना होकर यहाँ पर 2001 के बेसिस पर, 2001 में भी जनगणना हुई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर 10 साल में हो रही, तो 1991 के बाद में 2001 में भी जनगणना हुई होगी, तो 2001 की जनगणना के बेसिस पर वापस से डिलिमिटेशन हुआ। और ये डिलिमिटेशन जो हुआ था ना उस समय पर यहाँ पे लोकसभा के अंदर सीट्स के अंदर कोई ज़्यादा चेंज किया नहीं गया। जो नंबर ऑफ सीट्स हर एक राज्यों को दी गई थी लोकसभा में, उसके अंदर बदलाव नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पर डिलिमिटेशन में 2001 से अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। तो अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है वापस से डिलिमिटेशन करने की, तो अभी वापस से डिलिमिटेशन होगा पूरे देश भर में। और कब होगा? ये 2026 के बाद होगा। ठीक है, या फिर जो हमारी जो जनगणना है अभी जो आनी है जनगणना, उसके बाद होगा। जनगणना वैसे अभी हमारी जो आखिरी जनगणना हम लेके चलते हैं वो 2011 की है। 2021 में नया जनगणना आना था, सेंसस आना था, लेकिन वो आ नहीं पाया। रीज़न क्या था? कोविड-19। अब भैया 2023 आ चुका है, सरकार बोल रही है कि भाई लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे 2024 वाले, उसके बाद जनगणना लाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जनगणना आएगी, तो उसके बाद ही डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि नई जनगणना के बेसिस पर यहाँ पर डिलिमिटेशन बैठाया जाएगा। तो नई जनगणना में जो ऐसा पॉपुलेशन का बेसिस निकल कर आएगा कि भाई कहाँ पर कितनी कितनी पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पर लोकसभा के अंदर सीटों का बदलाव होगा। किसी राज्य को ज़्यादा सीट मिलेगी, किसी राज्य को कम सीट मिलेगी। किसी राज्य के पास में जो आज सीट है वो हो सकता है आगे कम हो जाए, किसी राज्य के पास में सीटें बढ़ जाएँ। क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मकसद है डिलिमिटेशन का कि भैया जो पॉपुलेशन है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। समझ गए? इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ऐसा ना हो किसी और का एडवांटेज किसी और को मिल रहा हो। इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, जितने लोग हैं उनके हिसाब से एमपी बैठा होना चाहिए। ये हमारा मेन मकसद है डिलिमिटेशन का। और इसी को लेकर संविधान में कुछ प्रोविजंस है। फॉर एग्जांपल हमारा जो आर्टिकल नंबर 82 है, इस अनुच्छेद 82 के अंदर में हमारे पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन एक्ट बनाने की बात की है कि हर सेंसस के बाद, यानी हर जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट होगा। और फिर उसके बाद में जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 170 है, आर्टिकल 170 यहाँ पर बात करता है कि जो स्टेट्स हैं उनको भी हम अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देंगे डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से हर जनगणना के बाद। तो हर जनगणना के बाद में डिलिमिटेशन लाने की बात की जाती है हमारे संविधान में। तो अभी जो नई जनगणना है वो आने वाली है, नई जनगणना के बाद ही यहाँ पर क्या होगा, नया डिलिमिटेशन होगा। लेकिन जो नया डिलिमिटेशन होगा उसको लेकर राइटर बोलती हैं कि भाई बहुत सारी चिंताएं हैं जिसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। पहली चिंता, रीजनल डिस्पैरिटी, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कि भाई इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये ऊपर हो गया नॉर्थ इंडिया और यहाँ पर नीचे हो गया हमारा साउथ इंडिया। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, आबादी को रोकने के लिए कई सारे मेजर्स उठाए, जबकि नॉर्थ इंडिया में, यहाँ वो साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया ने क्या किया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर अगली जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा तो उससे होगा क्या, आने वाले समय पर यहाँ पे जो साउथ स्टेट्स हैं, हमारी तमिलनाडु है, केरला है, इनकी सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में और नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन होता ही पॉपुलेशन के आधार पर है। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके बेसिस पर ज़्यादा सीट से बढ़ेंगी लोकसभा में। क्लियर हो गया? मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक डेटा बताया जा रहा है। भाई यहाँ पर ये बोला जा रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्य नॉर्थ में हैं और दोनों में ही पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और डिलिमिटेशन हुए हुए भाई सालों हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर आने वाले समय पर हो सकता है जो अगला डिलिमिटेशन होगा उसमें बिहार और यूपी को 21 सीटें का गेन हो सकता है। 21 सीटें मिल सकती हैं उनको लोकसभा में।
मतलब 21 सीटें अगर इन दोनों को मिल रही हैं तो ये किसी ना किसी की सीटें खा रहे होंगे किसी राज्य की। तो वो किन सीटों को कम कर रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा हम समझते हैं। बोला यह जा रहा है कि जो साउथ स्टेट्स हैं, क्योंकि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 2026 के बाद में जो डिलिमिटेशन आएगा ना, क्योंकि जनगणना तभी होगी उसके बाद जो डिलिमिटेशन आएगा, तो उसके बाद जो साउथ स्टेट्स होंगे हमारे, साउथ स्टेट 24 सीटें लूज कर देगा, 24 सीटें खो देगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला से सीटें चली जाएंगी और कहीं ना कहीं 32 सीटें गेन हो जाएंगी नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडियंस का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में, सरकार में ज़्यादा योगदान होगा, सरकार ज़्यादा में कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का। तो तमिलनाडु और केरला दोनों मिलकर यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय पर 16 सीटें इनकी लूज हो जाएं, 16 सीटें इनकी खत्म हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम हुई है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में, तो 16 सीटें इनकी कम हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है 16 सीटें, 8 सीटें तमिलनाडु से कम हो सकती हैं और 8 सीटें केरला से कम हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश और ये जो तेलंगाना है, ये दोनों मिलकर ये भी 8-8 सीटें छोड़ सकते हैं, 8-8 सीटें इनकी कम हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साउथ में पॉपुलेशन कम हुई है और ऊपर नॉर्थ की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये 8-8 सीटें जितनी कम हो रही हैं ना, ये सब सीटें ऊपर गेन हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है नॉर्थ इंडिया में। और हमें पता है कि भाई इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो ऊपर सीटें इंक्रीज होंगी। जैसे ये चार्ट भी आप देख पाओगे, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, इन सब में सीटें कम होंगी और आने वाले समय पर, और यहाँ पर साउथ स्टेट्स में सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में सीटें इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो राइटर का यहाँ पर एक चिंता है। राइटर ये बोलती हैं कि जो ये डिलिमिटेशन है, आपने केवल और केवल पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर दिया। केवल और केवल यहाँ पर डिलिमिटेशन का जो आधार है वो जनसंख्या है। इसका क्या मतलब बनता है? क्योंकि यहाँ पे जो साउथ स्टेट्स हैं, साउथ स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देश की जीडीपी देखोगे, देश की इकोनॉमी देखोगे, तो देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सदर्न स्टेट्स का है। भाई यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पूरे देश की जो आबादी है ना, उसमें साउथ इंडियन की 18% आबादी है केवल, लेकिन वो 18% आबादी होने के बावजूद भी हमारी देश की जीडीपी में 35% का योगदान दे रहे हैं, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा है, लेकिन सरकार में रिप्रेजेंटेशन इनको कम मिल रहा है। ऐसा क्यों? समझ गए? तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है कि डिलिमिटेशन में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, जो रिजर्वेशंस हैं स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये शेड्यूल डिलिमिटेशन होगा, इससे सीट्स को रिलोकेट किया जाएगा, सीट से कहीं पर कम होंगी। साउथ जो स्टेट्स हैं, देखो आने वाले समय पर 100% जो सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ सीटें खोने वाली हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका जो पॉलिटिकल पार्टी में दबदबा है वो कम होने वाला है, और नॉर्थ इंडियंस की जो सीटें हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाली हैं। ऐसा यहाँ पर बोला जाएगा कि नॉर्थ इंडिया कहीं ना कहीं साउथ की सीटें ले जाने वाला है आने वाले समय पर डिलिमिटेशन के बेसिस पर। तो ये एक्सरसाइज की वजह से जो यहाँ पर डिवीजन किया गया है सीट्स में, ये जो रिजर्वेशन रखा गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसको लेकर हमें क्या करना चाहिए वो यहाँ पर बता दो। राइटर ने इन कंसर्न्स के बारे में बताया। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स के बेसिस पे कुछ डेटा कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ी देर से हम डिलिमिटेशन कमीशन कर रहे हैं, तो एक कमीशन क्या है फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है, यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसको कौन अपॉइंट करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके अपॉइंट करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का कंपोजिशन क्या है? तो यहाँ पर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये सब मिलकर यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन को चलाते हैं, और कहीं पर भी परिसीमन करवाना हो तो ये सब मिलकर काम करते हैं। फिर बात आती है फंक्शंस की। तो यहाँ पर इस डिलिमिटेशन का मेन काम क्या है? मेन काम यह है टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल। भाई देश के अंदर में सभी पॉपुलेशन को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का मेन काम यहाँ पर इनका यह है। ठीक है, पावर्स की बात करेंगे तो मान लो यहाँ पर ये जो कमीशन की बैठक हुई है, इस कमीशन में काफ़ी सारे लोग हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। अब मान लो किसी चीज़ के ऊपर ये डिसीजन लेते हैं और इनके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। भाई ओपिनियन बदल जाते हैं कभी कभी, तो ओपिनियन फिर जब सबके बदल जाएंगे तो किस आधार पर डिसीजन लिया जाएगा? तो जो भी मेजोरिटी होगा, यानी कि ज़्यादातर लोगों का जो डिसीजन होगा वही डिसीजन माना जाएगा। प्लस यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। क्या पावर है? इंडिया के अंदर जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है ना, ये एक हाई पावर्ड बॉडी है। इसके पास में जो भी ये डिसीजन सुना दे, उस डिसीजन को लेकर आप कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हो, कोर्ट के सामने आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। समझ गए? तो ये था हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस आर्टिकल से। तो एग्जाम में क्या बन सकता है वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। मज़ा आ रहा है ना? जैसे मैंने बोला था, न्यूज़पेपर भले ही काफ़ी सारी दिक्कतें क्रिएट करे, लेकिन ऐसे पैटर्न पर अगर मैं आया तो मेरा हाथ और फ्री हो जाएगा। मैं और बहुत कुछ अलग से बियॉन्ड राइट अप करके यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन कर सकता हूँ।
अब यहाँ पे बात की जाएगी फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी के बारे में। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन यार देखो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा समय लगता है। मैं आपको एक टॉप क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा हूँ। केवल ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने आर्टिकल पढ़ा और निकल गया, ठीक है, समझो इस बात को। तो इस वजह से आप विश्वास नहीं करोगे, इस PDF को बनाने मुझे 5-5, 6-6 घंटे लग जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप PDF देख पा रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे बहुत आसान है करना, लेकिन यार बहुत मुश्किल है करना, हालत ख़राब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। तो ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी क्या है, देखो जापान ने प्लानिंग ये की है कि लगभग 1 मिलियन टन के आसपास जो पानी है जो इनके फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में स्टोर है, वो धीरे धीरे करके समुद्र में छोड़ेंगे। और समुद्र में छोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया, और समुद्र में जैसे ही छोड़ना शुरू किया, इससे इस जापान के आसपास की जो देश है वो नाराज़ हो गए। जापान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मान लो जापान का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इधर। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, एक भूकंप सुनामी आई थी आज से कई साल पहले। तो उसकी वजह से समुद्र का ढेर सारा पानी इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुस गया। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यहाँ पर ठंडा होने की बजाय क्या होता है, यहाँ पर ये मेल्ट होने लगा, गर्म होने लगा, क्योंकि इसकी मशीन बंद हो गई थी। और ये जो सारा पानी है ना, फिर इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बंद करके रखना पड़ा हमें, क्योंकि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट उस पानी के अंदर में रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी। रेडियो एक्टिविटी मतलब अगर वो पानी किसी कॉन्टैक्ट में है तो किसी को कैंसर भी हो सकता है भाई। तो वो सारा पानी तब से अब तक यहाँ पे क्या हुआ है, उस प्लांट के अंदर में स्टोर करके रखा हुआ है। तो जापान ने इतने सालों में क्या किया, उस पानी में से रेडियो एक्टिविटी निकाल दी है। जितने भी यहाँ पे पोल्यूशन था या जितने भी यहाँ पर कंसर्न्स वाली बातें थी कि भाई एक इंसान की जान जा सकती है उससे, वो सब चीज़ों को अलग कर दिया, पानी को साफ कर दिया है। अब पानी साफ करके जापान ने धीरे धीरे वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है समुद्र में। इससे भाई साउथ कोरिया हो गया नाराज़। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये रहा साउथ कोरिया। चाइना भी नाराज़ हो गया। क्यों नाराज़ हो गए, क्योंकि भाई वो जापान से मछली खरीदते हैं और वो मछली जापान इधर से पकड़ता है। अब वो भाई यहाँ पे जो मछलियाँ पकड़ी हैं, क्योंकि वो जो मछलियाँ हैं ना, ये उसी वाटर में है जहाँ पे न्यूक्लियर वाटर वेटर जो ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर वो छोड़ा जा रहा है, समझ गए। तो साउथ कोरिया का कहना है कि अगर हम यहाँ के जानवर, यहाँ का सी फूड अगर खाने लगेंगे तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान जाने लगेगी, कैंसर फैलने लगेगा। तो इस प्रकार से चाइना और साउथ कोरिया अपने चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आपको ये पानी यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आपने छोड़ दिया तो इससे यहाँ पे हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, और व्यापार करना मना भी कर दिया। चाइना साउथ कोरिया दोनों ने यहाँ पर जापान से व्यापार रोक दिया है कि भाई हम आपसे सी फूड नहीं खरीदेंगे, ये मछली वगैरह ये सब हम नहीं खरीदने वाले। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये जो कंट्रीज़ है ना, साउथ कोरिया, जापान, यहाँ पर ज़्यादातर सी फूड का ही चलन चलता है। समुद्र में पाए जाने जीव जंतु को ज़्यादातर खाते हैं ये लोग। अब बात आती है यहाँ पर ये फुकुशिमा वाटर इशू की। तो ये वाटर इशू था क्या, ये बात है साल 2011 की। साल 2011 में जो ये फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मेल्टडाउन हो गया। क्या हुआ था, एक बहुत भयंकर भूकंप आया जापान के अंदर में। फिर उस भयंकर भूकंप की वजह से सामने समुद्र में सुनामी आ गई, ठीक है, क्योंकि सामने समुद्र है, समुद्र के किनारे प्लांट था ये। सुनामी आ गई, सुनामी में आने के बाद में वो सारा पानी यहाँ पर इस पावर प्लांट की तरफ आने लगा। ये जो पावर प्लांट है ये रुक गया, ठीक है, इसकी मशीन ठंडा करने से रुक गई और ये पावर प्लांट पिघलने लगा। और पिघलते पिघलते क्या हुआ, ये पानी भी घुस गया इसके अंदर और पानी भी यहाँ पर पॉल्यूटेड हो गया। तो इस पानी को इसी प्लांट में 2011 से अभी तक स्टोर करके रखा हुआ है। केस चलता रहा बहुत सारा। अब क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे इन्होंने क्या हुआ, पानी को साफ कर दिया है। और जापान बोल रहा है अब हम पानी को सामने समुद्र में रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इसकी वजह से जो साउथ कोरिया है ये सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये आप मैप देखोगे, इस मैप में आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर ये अर्थक्वेक आया था 2011 में, खतरनाक 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, और जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था। ये जो प्लांट है फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ही था। तो अब पानी इसी ओशन में, पैसिफिक ओशन में रिलीज़ किया जा रहा है, जिससे कंट्रीज़ अपनी नाराज़गी दिखा रही हैं, समझ गए। अब मुद्दा यहाँ पर यह है, क्योंकि जो ये पानी है, जापान ये बोल रहा है कि भाई आप डरो मत, पानी हमने साफ़ कर दिया है। कैसे, तो जापान ने एक फ़िल्टर सिस्टम का यूज़ किया है। उस फिल्टर सिस्टम का नाम है ALPS, दैट इज़ एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये जो फिल्टर है ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकाल देता है। पानी में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को साफ कर देगा, लेकिन पानी में ट्रिटियम अभी भी रह जाएगा। ट्रिटियम बेसिकली एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसको पानी से अलग करना नामुमकिन ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है। उल्टा बोल दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ट्रिटियम जो है ये पानी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसको सेपरेट करना मुश्किल है भाई। बाकी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो हमने निकाल दिए, ये बात बोली गई। तो जापान ने बोला भाई अब हमारे पास में कब तक पानी स्टोर करके रखेंगे भाई, इसे हमें रिलीज़ करना ही पड़ेगा। जापान ने रिलीज़ करना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने असिस्ट किया जापान को, सपोर्ट किया, भाई आपको किस तरीके से पानी रिलीज़ करना है। तो उसके बाद यहाँ पर इस पानी का जो रिलीजेशन है इसको रिलीज़ करना शुरू किया गया। अब बात यहाँ पर यह है कि ट्रिटियम क्या है दोस्तों, क्योंकि ट्रिटियम अभी पानी में प्रेजेंट है, तो ट्रिटियम भी एक रेडियो एक्टिव है।
इसकी जो ज़िंदगी होती है ट्रिटियम की वो लगभग 12.5 ईयर्स तक होती है, ज़्यादा ही खतरनाक नहीं होता है। एक इंसान में अगर ट्रिटियम की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब प्रॉब्लम्स होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर जापान के आसपास जो कंट्रीज़ है, साउथ कोरिया वगैरह, ये अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि भाई हम आपसे ये नहीं खरीदेंगे। ये आप देख पाओगे साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट ये चल रहा है कि मछली के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर सिग्नल लगा दिया कि भाई ये जो मछली है गंदी हो चुकी है जापान की, अब यहाँ पर हमें सी फूड जापान से नहीं परचेस करना है। और साउथ कोरिया का यहाँ पे डर है, क्योंकि साउथ कोरिया का कहना यह है कि आपने गंदा पानी पैसिफिक ओशन में छोड़ दिया, आप उसी पैसिफिक ओशन से नमक बना रहे हो, सी फूड बना रहे हो, ये सब हम आपसे नहीं परचेस करेंगे। तो इससे ऑब्वियस सी बात है जापान की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक भारी भरकम इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ गए? तो ये बात यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, फुकुशिमा डिजास्टर। और इसी प्रकार के 3 बड़े बड़े डिजास्टर्स हमारे दुनिया में हो चुके हैं। चेरनोबिल डिजास्टर का नाम आपने सुना होगा। चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, स्पेशली यूक्रेन में कई सारे लोग मारे गए थे। बहुत भयानक एक्सप्लोजन हुआ था, रिएक्टर खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया था। 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। फिर जो दूसरा डिजास्टर था वो था 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट। 1979 में ये दूसरा सबसे खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था पूरे दुनिया में। ये स्पेशली पेंसिल्वेनिया के अंदर में एक न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन था, वहाँ पर विस्फोट हो गया। वहाँ का रिएक्टर जो कोर है वो पिघलने लगा। पिघलने के बाद में वहाँ से जो रेडियो एक्टिव गैसेस है वो रिलीज़ हो गई पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर में, कई लोग मारे गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है एक किश्तम डिजास्टर। ये 1957 में हुआ था। ये स्पेशली हुआ था मायक प्रोडक्शन एसोसिएशन में, वो जो कि सोवियत यूनियन में था उस समय पर। 1957 में वो सोवियत यूनियन में था, आज वो बेसिकली रशिया है। तो उसमें पर जो न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज है ना, इसका जो टैंक था वो एक्सप्लोड हो गया था, टैंक फट गया था। बहुत सारे मात्रा में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो गए थे। तो ये 3 बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं। इन डिजास्टर्स में आप फुकुशिमा को भी ऐड कर सकते हो, 2011 का इंसिडेंट। तो अगर आपसे एग्जांपल्स लिखने के लिए आता है कि भाई यहाँ पर जो मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर है फुकुशिमा, इसके बारे में बताओ, इस प्रकार के और डिजास्टर्स बताओ, तो आप इन डिजास्टर्स को वहाँ पे लिख सकते हो। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं। आगे आते हैं। तो दोस्तों अब हमने डिस्कशन को एंड करते हैं। तो आप कहोगे सर अदर सोर्सेज का क्या हुआ? भाई अदर सोर्सेज बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपको मैंने पीडीएफ में डाल दिया, आप एक बार रीड कर लेना। वो फैक्ट्स हैं बेसिकली प्रीलिम्स के लिए, आप उसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कल टाइम मिलेगा, कल हम डिस्कस कर लेंगे। आज वीडियो लेंथी हो चुका है, 1 घंटा 20-21 मिनट हो चुका है। वैसे ही लोग मुझे गालियाँ बक रहे हैं कि सर 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो करने लगे आप। ठीक है, अब यार मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है। देखो मैं डिस्कशन लगातार कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी क्या होगा ना, मैं थोड़े दिनों ऐसे ही कल चलता रहूँगा और मेरी हैबिट बन जाएगी। तो मैं सीधा लाइव सेशन ले लिया करूँगा। मॉर्निंग में लाइव सेशन 7 बजे स्टार्ट करा, अपना 8:30 बजे तक काम खत्म हो गया। सीधा ऐसे जैसा चल रहा है वीडियो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप लाइव देख रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ ऐसे करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद अभी यार मैं थोड़ा सा हैबिट बना लूँ। अभी मैं थोड़ा हैबिचुअल नहीं हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के दौरान। मुझे बीच बीच में काफ़ी सारे रोकना वोकना पड़ता है इससे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। एनीवे, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2018 का, ये क्वेश्चन था बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन से सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आप आधार कार्ड का यूज़ एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल नहीं कर सकते। दूसरा, एक बार अगर आधार नंबर इशू कर लिया जाए तो उसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है। नीदर 1 नर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।